नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक बीजेपी सभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। बस थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। इससे पहले बीजेपी पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की कुल 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस भाग ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 94 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। शुक्रवार से ही इन सीटों के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया है। 16 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। दूसरे चरण की सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी और आपको बता दें कि नामों पर लगातार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग शुरू हो गई है और बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हैं और नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश भर के कई राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसके उम्मीदवारों के नाम पर भी चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली संवाददाता हितेन से। हितेन, क्या खबर मिल रही है केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग को लेकर? देखिए राजेश जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 बजे के करीब भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके थे। बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में जहां उपचुनाव है उनके भी उम्मीदवार पर जो है प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिहार के लिए होगा, क्योंकि सेकेंड फेज के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। जो भी पैनल बनाया होगा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, उस पैनल को जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा जाएगा और उन नामों में से एक नाम पर जो है मुहर प्रधानमंत्री की लगेगी। उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कल देर रात तक या फिर सोमवार तक भाजपा जो है दूसरे चरण को लेकर भी जो है अपने उम्मीदवार की घोषणा जो है वो कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक जो है बिहार के लिहाज से ये अब तक बताई जा रही है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि हितेन, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन लोग हैं मीटिंग में मौजूद? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति के जितने भी सभ्य हैं वो सभी सभ्य जो इस बैठक के अंदर मौजूद है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक मिल रही है। साथ ही साथ बिहार की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार भाजपा के, और बिहार के जो प्रभारी है भूपेंद्र यादव वो है। बिहार चुनाव के जो प्रभारी है देवेंद्र फडणवीस। इन सभी नेताओं को, जैसे वो पिछली मीटिंग में भी जो है वो मौजूद थे, ये सभी नेता जो है आज की इस मीटिंग में मौजूद है और उन्हीं से चर्चा सलाह मशवरा चल रही है कि उन लोगों ने जिस तरह से जो पैनल बनाया है, उन लोगों ने जिन जिन नामों की यादी बनाई है। हालांकि आपको बता दें कि एक सीट को लेकर 3 हमेशा जब भी पैनल डिसाइड होता है तो 3 नाम जो है वो प्रदेश की तरफ से भेजे जाते हैं और उसके बाद 3 में से एक नाम को पसंद किया जाता है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से। और आज वही यादी जो है वो प्रधानमंत्री के समक्ष अभी रखी जा रही है, उन नामों पर चर्चा कर रही है। 3 में से किसी एक नाम पर जो है प्रधानमंत्री की मुहर लगेगी। बिल्कुल हितेन, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार का आगाज होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से रविवार को पार्टी अध्यक्ष आगाज करेंगे। जगह चुना गया है गया को। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया से चुनावी प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। वे ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार की दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और जिले के बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील करेंगे। इसके लिए गांधी मैदान में बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी की जा रही है। जेपी नड्डा के साथ ही बिहार बीजेपी के कई पदाधिकारी और राज्य सरकार के बीजेपी कोटे के कई मंत्री भी शामिल होंगे। गया जिले के 10 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और ये चारों मंच पर मौजूद रहेंगे। इनमें नगर विधायक सह बिहार सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार, गुरुआ के विधायक राजीव नंदन दांगी, वजीरगंज के पूर्व विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह और पूर्व सांसद हरि मांझी शामिल हैं। पहले चरण में गया जिले के 10 विधानसभा समेत कुल 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन पहले चरण के चुनाव प्रचार का आगाज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को कर रहे हैं।
तो जिस तरीके से वर्चुअल संवाद, वर्चुअल रैली, वर्चुअल मीटिंग के बाद अब एक्चुअल रैली की बारी है। तो चुनावी सभा कल से शुरू होने जा रही है। जेपी नड्डा गया में चुनावी सभा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे रजनीश से। जी मीडिया संवाददाता रजनीश पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रजनीश, बहुत हुआ वर्चुअल का खेल, अब ये कल ये जाहिर हो जाएगा कि बिहार का जो फाइट है, बिहार का जो बैटल है इलेक्शन का, वो एक्चुअल मैदान पर ही लड़ा जाएगा, यानी कि कल से सभा हो रही है। देखिए, वर्चुअल तैयारियां अपनी ओर से पूरी कर रखी थी। जब लॉकडाउन में स्थितियां उस तरीके की नहीं थी, बीजेपी ने काफ़ी कैंपेन भी किया वर्चुअल रैली के जरिए। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, अब एक्चुअल रैली भी अब देखने को मिलेगा और चुनावी रंग भी अब देखने को मिलेंगे। लिहाजा इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में कल यहाँ पे पहले हनुमान मंदिर में, जो कि पटना जंक्शन के पास है, वहाँ पे 10 बजे पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद कदम कुआं स्थित चरखा समिति, जो कि जयप्रकाश नारायण का आवास भी रहा है, वहाँ पे जेपी की मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद 1 बजे गया के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये मंच एनडीए का होगा। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी होंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार कृषि मंत्री, वो भी मंच पे होंगे। जाहिर तौर पे वो उम्मीदवार भी हैं। और साथ ही साथ जितने 10 उम्मीदवार हैं गया जिले के, वो सभी उम्मीदवार होंगे। यानी रजनीश, रोकना चाहूंगा आपको इस वक्त, क्या जेडीयू के भी तमाम उम्मीदवार मंच पर होंगे जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं? क्या उनको निमंत्रण दिया गया है? निश्चित तौर पे गया जिला में जो भी 10 विधानसभा क्षेत्र है, सभी उम्मीदवार उस मंच पे होंगे। और 7000 लोगों के वहाँ पे उपस्थित होने का परमिशन जो है वो पार्टी की ओर से लिया गया है। और 7000 लोगों की उपस्थिति गांधी मैदान में होगी। हालांकि दावेदारी की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और हरि मांझी, जो कि पूर्व सांसद हैं गया के, वो भी उम्मीदवार हैं विधानसभा में, तो हरि मांझी भी होंगे। तो इस तरीके से जीतन राम मांझी, हरि मांझी, डॉक्टर प्रेम कुमार, इसके अलावा संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, और तमाम जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन जो एनडीए के हैं, माफ़ कीजिएगा, एनडीए के तमाम सारे जो उम्मीदवार हैं वो उस मंच पे होंगे। और इसी सभा से चुनावी जो वहाँ पे रणनीति है और कैंपेन है, इसका आगाज होगा, उसका आगाज किया जाएगा। रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका वर्चुअल पूरी जानकारी के लिए। तो नजर रहेगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी सभा पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका समेत सभी मुख्यमंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वीरा कुमार, गुलाम नबी आजाद, शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। इधर तारिक अनवर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, शकील अहमद, शत्रुघ्न सिन्हा, निखिल कुमार, सचिन पायलट, प्रमोद तिवारी, अखिलेश प्रताप सिंह, मोहम्मद जावेद, राज बब्बर, कीर्ति आजाद, संजय निरुपम, उदित राज, इमरान प्रताप गढ़ी, प्रेमचंद मिश्रा, अनिल शर्मा, अजय कपूर, वीरेंद्र सिंह राठौड़, इसके साथ ही कुल 30 नामों की सूची जारी की गई है। चुनाव जीतने में प्रचार प्रसार के साथ साथ प्रचार सामग्रियों की भी बड़ी भूमिका होती है। लिहाजा बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रचार सामग्रियों की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना काल के बीच हो रहे चुनाव की वजह से इस बार जो प्रचार सामग्री बाजार में है वो पिछले कई चुनावों से हटकर है। आखिर क्या है इस बार की प्रचार सामग्री में नया, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में प्रचार सामग्री की बिक्री में तेजी। मास्क से लेकर टी शर्ट में होगा चुनाव प्रचार। बाजार में सामानों की भरमार, खरीदार भी तैयार। तो चुनावी मौसम में प्रचार सामग्री की बिक्री में तेजी आ गई है। लेकिन इस बार जो प्रचार का जरिया है उसी के रास्ते नई सामग्री को तैयार किया गया है। मसलन कोरोना काल में चुनाव हो रहा है तो मास्क से लेकर फेस शील्ड तक को प्रचार का जरिया बनाया गया है। जेडीयू ऑफिस के बाहर ही प्रचार सामग्री की बिक्री के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां मास्क और फेस शील्ड दोनों को रखा गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
और इसके साथ ही साथ जो चुनाव प्रचार हैं उनसे जो जुड़ी प्रचार सामग्री है उसकी भी बिक्री आरंभ हो गई है। हम इस वक्त जदयू कार्यालय में हैं और चुनाव प्रचार को लेकर यहाँ पे क्या रुझान है, क्या प्रचार सामग्री लेने के लिए लोग आ रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले चूँकि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कोरोना काल में हो रहा है, लिहाजा जो सामाजिक दूरी है उसके भी नियमों का पालन करना है। अभी तो 2 दिन स्टॉल लगाए हुए हैं, अभी कोई खास बिक्री नहीं। वहीं आरजेडी ऑफिस के बाहर भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर तेजस्वी की तस्वीर वाली टी शर्ट, रिस्ट बैंड, गमछों की खूब बिक्री हो रही है। इस बार महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियों जैसे सीपीआई, सीपीएम और माले भी हैं, लिहाजा इनसे जुड़े प्रतीक चिन्हों को भी स्टॉल्स में जगह दी गई है। कांग्रेस के पोस्टर और बैनर की बिक्री भी हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ चुनाव प्रचार से जो जुड़ी सामग्री है उसकी भी बिक्री शुरू हो गई है। हम इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल का जो मुख्यालय है उसके ठीक बगल वाली एक दुकान पे खड़े हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल या फिर उसकी जो सहयोगी पार्टी है उससे जुड़े बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट्स और सिंबल की यहाँ पे बिक्री हो रही है। अभी सब नॉमिनेशन के सामान ले गए हैं, उसके बाद ऑर्डर दे रहे हैं अपना नाम, अपना फोटो बनाने के लिए। कोरोना काल में चुनाव कराना जहां एक चुनौती है, वहीं चुनौती से निपटने की भी तैयारियां हो रही हैं। लिहाजा प्रचार सामग्रियों में भी उन्हीं चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे कोरोना का संक्रमण नहीं हो सके। मास्क और फेस शील्ड को प्रचार सामग्री में शामिल किया जाना इसी का परिणाम है। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। और अब वक्त है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि क्या बिहार में बाढ़ की समस्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? आप अपना जवाब हां और ना में हमारे ट्विटर अकाउंट पर दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/cbiharjharkhand.com। सोशल पोल का जवाब हम आपको रात 9 बजे के बुलेटिन इंडिया एट 9 PM में दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पटना के दीघा में जनार्दन घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले रामविलास पासवान के पटना आवास पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा और जब जी हमारा नेता है वो केरला के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उसका देहांत में उसको देखने के लिए हम अंतिम दर्शन के लिए आया है। अंतिम दर्शन करने पहुंचे हैं, काफ़ी भीड़ है, तो किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। പാസ്വാൻജി ഞങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാസ്വാൻജി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ പാസ്വാൻജിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ 2004 മുതൽ പാസ്വാൻജിയുടെ കൂടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ. और श्रद्धांजलि देने वालों में रेलवे के कर्मचारी भी रहे जो हाजीपुर और मुगल सराय से पटना पहुंचे। सभी की आंखें नम थी और जब श्री कृष्णापुरी से अंतिम यात्रा निकली तो आसमान नारों से गूंज उठा। पार्थिव शरीर को चिराग ने कंधा दिया और सेना की गाड़ी पर रखकर यात्रा दीघा घाट की ओर निकली और दीघा घाट में रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जन के नेता रामविलास पासवान अपने पीछे ढेर सारी सुनहरी यादों को छोड़ गए। उनके साथ काम कर चुके कई नेता रामविलास पासवान की बातों को याद कर भावुक हो जाते हैं। आम लोग के लोग थे, प्रो पुअर थे और जिंदगी भर गरीबों के लड़ाई लड़ते रहे। और मेरी तो बहुत लोकदल के समय से ही हमारा संबंध है और मैं मानता हूँ कि मेरे बड़े भाई की तरह थे वो। आज एक अभिभावक का सर मेरे हाथ मेरे सर से हट गया। इमरजेंसी के एक साथ रहने के और मुसीबत में जो है खाना खोजने के साथी थे, तो एक तरह से समझिए कि बहुत मर्माहत हैं। और एक अब क्या कहिएगा, जो दुख सुख का साथी होता है तो वो राजनीति से ऊपर होता है।
देखिए हमारा उनके साथ संबंध बहुत पुराना था। अरे विधायक बने थे उसके पहले, क्योंकि हम लोग दोनों आदमी समाजवादी धारा में थे, सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त समाजवादी जनसभा में थे, और 1969 में विधायक बने तो 1970 में हमने एक मुकदमा किया था पुरी के शंकराचार्य पर, उसमें उन्होंने गवाही दिया था और उस गवाही में पुरी के शंकराचार्य का धज्जी उड़ाए थे और देश भर में उनका बयान छपा था। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बिहार ही नहीं देश के प्रमुख नेता रहे और उनका जो योगदान है देश के विकास में बहुत अहम रहा है और बिहार के विकास में भी उन्होंने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई। अभी राज्यसभा के सदस्य थे, संजोग देखिए उनका सीट नंबर 75 होता था कोरोना के पहले और मेरा 76 था। आसपास में बैठते थे, बहुत ही मृदुभाषी। बिहार में शराबबंदी कानून दिखावे के लिए रह गया है। हकीकत यह है कि शराब तस्करों और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब का खुला खेल हो रहा है, खेल फल फूल रहा है। शराब तस्करों ने किस तरीके से अपना रैकेट फैला रखा है और कानून की नजरों से वो कैसे बच निकलते हैं। किशनगंज से अमित की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी कानून की उड़ी धज्जियां, धड़ल्ले से चल रही शराब तस्करी, पुलिस की मिलीभगत से चल रहा गोरख धंधा, सवालों के घेरे में उत्पाद विभाग। बिहार में शराबबंदी है। शराब बेचना और शराब खरीदना दोनों गैर कानूनी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों पर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है, वही लोग उनके संरक्षक बने हुए हैं और ये सब होता है पैसे के दम पर। अगर शराब तस्करों की सेटिंग मजबूत है तो क्या मजाल कि उनकी शराब से लदी गाड़ी पकड़ी जाए, और अगर गलती से गाड़ी पकड़ी भी जाती है तो कानून की गिरफ्त से बचने का भी पूरा प्लान तैयार रहता है। और ये प्लान क्या है, इसी का खुलासा जी मीडिया करने वाला है। दरअसल हाल ही में उत्पाद विभाग के एक सिपाही ने 101 पेटी शराब के साथ पिकअप वैन को जब्त किया था। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इतने सबूत के बाद शराब तस्करों का कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन था, लेकिन शराब तस्करों की रिहाई का उत्पाद विभाग के सिपाही ने सौदा कर डाला और डील तय हुई 1 लाख रुपए में। गिरफ्तार शराब तस्करों के एक साथी और कथित उत्पाद विभाग के सिपाही के बीच मोबाइल पर की गई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये डील तय की गई थी। यही नहीं, जब्त गाड़ी को छुड़ाने के लिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, सुनिए। अच्छा, तो बोले वो लोग का छूटने का कोई उपाय है? अभी तो तुम बोलवे ना क्या कुछ, अभी तुम अति करता है। 1 लाख तक दे देंगे, संभव है? माल कम करवा देंगे। माल कम करवा देंगे। माल कम करवा दीजिएगा। हाँ तो अति हो जाएगा, बेल हो जाएगा तुरंत। 1 लाख का बात किए, लमसम 1 लाख आपको मिलने गया? कहाँ मिला है? कितना मिला? तुम तो बोला जो हम भेज रहे हैं, तो भेजा तुम अभी तक? 15,000 उससे लीजिए ना, 81,000 अकाउंट पे भेजे हो। तो 15 बाकी है ना है। तो पिकअप में क्या करें, 1-1.5 लाख में है संभव? 1.5 लाख बहुत कम करवा देंगे। गाड़ी का कैसे क्या होगा? गाड़ी का बेल थोड़ा होगा। गाड़ी का बेल कहाँ होगा, सरा के क्या फायदा? तुम लोग एक्सपोर्ट पर तो बातें नहीं करता है, तो कैसे होगा? क्या एक्सपोर्ट पर बात करता तो साला समझा छोड़ देते, सब गाड़ी फिर छोड़ देते, हम समझा जाओ। ऑडियो में पैसा का डिमांड किया जा रहा है उत्पाद विभाग के, कौन है वो तो जांच का विषय है। इससे पहले भी बहुत बार ऑडियो वायरल हुआ था और मैं जाके पर्सनली सुपरिटेंडेंट साहब से बोला कि सर उत्पाद विभाग की बदनामी हो रही है, ऐसा काम हो रहा है, आपके नॉलेज में है या नहीं है, इसका कृपया देखा जाए। तो उन्होंने उस समय मुझे आश्वासन दिया था कि अगर ऐसा मामला है तो मैं कार्रवाई करूंगा जांच करके। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो उत्पाद विभाग के सिपाही सुधांशु का है।
हालांकि जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुधांशु ने अपने रिश्तेदार राहुल के खाते में 56,000, 10,000, 5,000 और 10,000 रुपए यानी कुल 81,000 रुपए ट्रांसफर करवाए